हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अधिगम के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में। इससे पहले हम दो सिद्धांतों के बारे में बात कर चुके हैं, थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों के बारे में। तो आज हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में ठीक है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत को इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को साधनात्मक नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। इसी को इंग्लिश में कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, ठीक है। इसे हम आरएस कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। आरएस कंडीशनिंग या आर टाइप थ्योरी, ठीक है। तो क्या क्या नाम हुए इसके? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और इसी सिद्धांत को साधनात्मक नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत या इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी कहते हैं। और यही थ्योरी क्या है? आरएस कंडीशनिंग या आर टाइप थ्योरी। यह सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिया, जो कि कौन थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, और साथ ही क्या थे? व्यवहारवादी। इससे पहले हमने दो व्यवहारवादी के बारे में बात की, थॉर्नडाइक और पावलोव के बारे में। तो ये तीसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यवहारवादी हैं। इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया 1938 में। कब किया? 1938 में। इनका जो सिद्धांत है, यानी बी.एफ. स्किनर का जो सिद्धांत है, ये किसके ऊपर आधारित है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के। थॉर्नडाइक के हमने प्राइमरी लॉ पढ़े, 3 रेडीनेस वाला और एक एक्सरसाइज, और थर्ड था अपना लॉ ऑफ इफेक्ट। तो उसी नियम के ऊपर ये आधारित है, ठीक है। इससे पहले हमने पावलोव की थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी। तो उसमें क्या था कि कुत्ता निष्क्रिय था, यानी कुत्ते से जबरदस्ती क्रिया करवाई जा रही थी। उसमें कुत्ता ऐच्छिक रूप से उसमें क्रिया नहीं कर रहा था। कुत्ते को जैसे उन्होंने एक बॉक्स में बंद रखा, फिर पहले भोजन दिया, फिर बैल बजाई, तो ज़बरदस्ती कंडीशनिंग करवाई जा रही थी उसमें कुत्ते के साथ। लेकिन इसमें जो चूहा होता है वह सक्रिय या एक्टिव रहता है। तो चूहा बॉक्स में, जैसे स्किनर ने इस चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिसका नाम रख दिया स्किनर बॉक्स। तो चूहा क्या करता है? उस बॉक्स में उछल कूद कर रहा होता है। क्या कर रहा है? उछल कूद। और वह बॉक्स में क्या करता रहता है? क्रिया। तो जैसे ही चूहा बॉक्स में उछल कूद कर रहा है, उसको मतलब उद्दीपक के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे उछल कूद कर रहा है, इधर उधर पैर मार रहा है, तो उसका पैर एक बार क्या होता है? लीवर पर पड़ जाता है। तो लीवर पर जैसे ही उसका पैर पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है? बॉक्स में लाइट जलेगी और खट की आवाज़ आती है। तो जिससे चूहे के पास क्या आ जाता है? भोजन। तो चूहा उससे, जैसे इस चूहे के पास भोजन आया, तो चूहा क्या हो जाता है? खुश हो गया कि भी भोजन आ गया मेरे पास। तो यह भोजन जो चूहे के लिए पुनर्बलन का काम करता है। जो भोजन चूहे के पास आया लीवर पे पैर रखने से, तो वह किसका काम करेगा? पुनर्बलन का। जिससे चूहा यह क्रिया बार बार करता है और उससे बार बार उसे भोजन प्राप्त होता है। तो इसी क्रिया के द्वारा वह क्या करता है? लीवर खोलना सीख जाता है। चूहा है इस क्रिया के द्वारा लीवर खोलना सीख जाता है। अब देखो जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, यह एक बॉक्स है। स्किनर ने यह बॉक्स लिया, इसका नाम क्या रख दिया? स्किनर बॉक्स। कौन सा बॉक्स है ये? एक स्किनर बॉक्स। तो स्किनर ने क्या कर रखा है? इसमें यह चूहा बंद कर रखा है। तो जैसे ही चूहा इधर उधर उछल कूद करता है, तो चूहे का ये पैर उठ गया। तो यह जैसे लीवर पे पड़ेगा, तो क्या होगा? खट की आवाज़ आएगी और लाइटिंग आएगी। तो इससे क्या होता है? चूहे के पास भोजन आ जाता है। जैसे ही चूहे के पास भोजन आ गया, चूहा क्या हो गया? खुश। तो उससे क्या होता है? जो भोजन आया, चूहे के पास क्या आता है? भोजन। तो जो ये भोजन चूहे के पास आया, ये किसका काम करता है? पुनर्बलन का। चूहे के लिए तो पुनर्बलन का ही काम करेगा ना। भी चूहे के पास ये भोजन आ गया, अब जैसे ये भोजन आ गया, पुनर्बलन का काम करता है, तो चूहा बार बार ये क्रिया करता है। इसी प्रकार जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, फ़ोन चलाना सीखते हैं। तो छोटे बच्चे जो फ़ोन चलाना सीखते हैं, वो भी इसी सिद्धांत के द्वारा सीखते हैं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे। क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता है फ़ोन चलाने में भी आगे क्या होगा। जैसे उनकी कोई मनपसंद की कुछ भी वीडियो आ गई, तो बच्चा उस फ़ोन को चलाना सीख जाता है उससे। तो अब इस प्रोसेस के मतलब जिस क्रिया प्रसूत सिद्धांत की जो प्रक्रिया उसके बारे में बात की गई। जैसे स्किनर बॉक्स में जैसे चूहा रख दिया, चूहा है स्किनर बॉक्स में, तो उसे भोजन पाने के लिए क्या कर रहा है? इधर उधर उछल कूद कर रहा है। तो क्या हुआ? फिर लीवर पर चूहे का पैर पड़ा और भोजन प्राप्त हो गया।
ठीक है। तो ये भोजन जो प्राप्त हुआ ये चूहे के लिए किसका काम कर रहा है? पुनर्बलन का। तो इस सीखने की जो प्रक्रिया इस सिद्धांत में जो स्किनर साहब होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान बल देते हैं? पुनर्बलन पर। अगर मान लो जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा महत्व किसने दिया, मतलब पुनर्बलन को किसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, तो वो थे स्किनर। और अगर आ जाए कि पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया, तो सिद्धांत तो दिया था CL हल ने, पर पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया या बल दिया वो थे स्किनर, ठीक है। तो अब इस सिद्धांत के कुछ शैक्षिक महत्व हैं, जैसे क्रिया के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देरी करने से इसका प्रभाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलो इसको समझते हैं कि किस प्रकार मतलब इसका प्रभाव कम हो जाता है, या फिर कैसे अपन को तुरंत उनको पुनर्बलन देना चाहिए। अब जैसे कोई बच्चा क्लास में अच्छा होमवर्क करके लाया है और वह चाहता है कि टीचर उसे इस होमवर्क के लिए, जो वो अच्छा होमवर्क करके लाया उसके लिए टीचर उसे क्या करे? उसके बदले में उसकी प्रशंसा करे या पुनर्बलन दे। और बच्चा तो चाहेगा क्योंकि वो अच्छा काम करके लाया, तो वो क्या चाहता है कि भाई टीचर उसके होमवर्क की प्रशंसा करे या पुनर्बलन दे। यदि टीचर उसे तुरंत पुनर्बलन देता है, मतलब टीचर ने मान लो उसको तुरंत रीइंफोर्समेंट दे दिया, तो बच्चा खुश हो जाएगा और इस पुनर्बलन से उसकी जो वांछित अनुक्रिया है उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो कौन सी अनुक्रिया में वृद्धि हो जाएगी? उसकी वांछित अनुक्रिया। फिर वो आगे भी अच्छा होमवर्क करके लाएगा और अच्छी अच्छी चीज़ सीखेगा, ठीक है। यदि टीचर उसी काम के लिए 3-4 दिन बाद उसे पुनर्बलन दे, जो काम अच्छा होमवर्क अब करके लाया, जिसके बारे में चाहता है कि भाई टीचर उसे अभी अच्छा पुनर्बलन दे, अगर टीचर उसी काम के लिए उसे 3-4 दिन बाद पुनर्बलन दे तो वह इतना इफेक्टिव या ज़्यादा काम नहीं करेगा, इसलिए पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, ठीक है। दूसरा है इसमें अभिक्रमित अनुदेशन, इसी सिद्धांत पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन, इसके बारे में सबको पता है, यह क्या है? एक शिक्षण विधि भी है, जिसको किसने दिया? BF स्किनर ने। तीसरा है इसका, इस सिद्धांत के द्वारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई इंसान को कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, या फिर उसको तुरंत पुनर्बलन दे या फिर पनिश किया जाए, तो उसके क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन हम कर सकते हैं। जैसा हम चाहे वैसे व्यवहार में परिवर्तन इस सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके पुनर्बलन के प्रकार, क्योंकि BF स्किनर ने सबसे ज़्यादा पुनर्बलन पर ही काम किया, तो उसने पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए हैं, एक सकारात्मक और नकारात्मक दूसरा, ठीक है। सकारात्मक कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं इसमें? पॉजिटिव, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नकारात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? सकारात्मक पुनर्बलन में आते हैं जैसे प्रशंसा हो गई किसी की, ठीक है। और नकारात्मक में क्या आ जाएगा? जैसे दंड हो गया, किसी को पनिश कर दिया अपन ने, तो किस में आ जाएगा? नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन का काम क्या होता है? ये क्या करता है? जैसे मान लो किसी ने अच्छा काम किया और उसके अपन ने प्रशंसा कर दी, तो वो क्या करता है? फिर उसकी जो वांछित अनुक्रिया होती है उसमें वृद्धि होती है। तो फिर सकारात्मक जो पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, तो इसका क्या काम हुआ? वांछित अनुक्रिया में वृद्धि। ये क्या करता है? वांछित अनुक्रिया में वृद्धि करेगा। अब नकारात्मक पुनर्बलन है, यानी मतलब किसी ने कोई गलती कर दी, उसको दंड दे दिया या फिर पनिश कर दिया, तो उससे क्या होगा भाई? अगर कोई दंगा कर रहा तो वो कौन सी क्रिया हुई? अवांछित अनुक्रिया। और हमने उसे क्या कर दिया? नकारात्मक पुनर्बलन दे दिया यानी पनिश कर दिया, तो वो अवांछित अनुक्रिया क्या हो जाएगी? कम। तो इसका काम क्या है? अवांछित अनुक्रिया में कमी, अवांछित अनुक्रिया में क्या करता है? ये कमी करता है, ठीक। तो जहाँ भी मतलब पुनर्बलन आ जाए, सकारात्मक पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है, इसका काम एक ही होता है, वांछित अनुक्रिया में वृद्धि करना। और जहाँ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ जाए, उसका काम क्या है? अवांछित अनुक्रिया में कमी करना। अब पुनर्बलन के हमने ये प्रकार तो पढ़ लिए, सकारात्मक और नकारात्मक। अब पुनर्बलन के और 2 प्रकार होते हैं। पुनर्बलन के प्रकार, कौन कौन से होंगे वो प्रकार? देखो, एक तो होता है सतत पुनर्बलन, कौन सा होगा? सतत। और एक होता है आंशिक। सतत को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हो गया। और आंशिक को क्या बोलेंगे? पार्शियल।
अब कंटिन्यू जो पार्शियल यानी आंशिक जो पुनर्वलन है, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आनुपातिक, आनुपातिक यानी इंटरवैल, नहीं सॉरी, आनुपातिक मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशो, रेशो। और एक होता है अंतराल, ये कौन सा होता है, इंटरवैल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरवैल। ठीक है, अभी रेशो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड हो गया एक तो, और एक होता है वेरिएबल। ऐसे ही हो जाएगा इंटरवल, फिक्स्ड और वेरिएबल। ठीक है, अब कंटिन्यूस यानी सतत जो पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है सतत वाला, वो कैसे रहता है। मान लो क्लास में कोई बच्चा काम करके लाया, जैसे फर्स्ट डे अच्छा काम करके लाया, मान लो अपन लेते हैं जैसे 5 दिन का। ठीक है, अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अपने 5 दिन हो गया। अगर पहले दिन वो बच्चा अच्छा काम करके लाया तो उस टाइम भी टीचर ने जैसे उसको सकारात्मक पुनर्बलन दे दिया, दूसरे दिन भी पुनर्बलन दे दिया, तीसरे दिन भी पुनर्बलन दे दिया, अच्छा वही, चौथे दिन भी वही दिया, 5। तो यह पुनर्बलन इतना काम नहीं करता, जो सतत वाला कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है ये इतना काम नहीं करता। इससे ज़्यादा कौन सा करता है, आंशिक, जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है ये ज़्यादा काम करता है। क्योंकि इसमें ऐसा है कि अनुपातिक यानी रेशो में तो क्या होता है, जैसे मान लो बच्चे 5 दिन काम करके लाया अच्छा, ठीक है, ये 5 दिन हो गया, तो इसमें फिक्स नहीं होता कि भाई हम पुनर्बलन डेली दें या एक दिन छोड़ के एक दिन। मान लो पहले दिन दे दिया अच्छा पुनर्बलन, तो दूसरे दिन नहीं दिया, तीसरे दिन दे दिया, चौथे दिन दे दिया, 5वें दिन नहीं दिया। तो बच्चे के ये रहता है कि भाई टीचर हमें कब अच्छा पुनर्बलन दे दे, तो हम उस हिसाब से अच्छा काम डेली करके लाएगा वो। तो ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इंटरवल होता है एक टाइम के अनुसार, जैसे 5 दिन करके लाया अच्छा काम बच्चा कोई, तो जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन दे दिया, एक दिन छोड़ा एक दिन दिया, ये दिन छोड़ दिया ये दिन दे दिया। तो सबसे अच्छा जो पुनर्बलन होता है आंशिक में वो होता है अपने पास रेशो यानी अनुपातिक पुनर्बलन। ठीक है, ये समझ आ गया। तो इस प्रकार जो BF स्किनर थे उन्होंने सबसे ज़्यादा पुनर्बलन पर बल दिया, और पुनर्बलन में भी कौन सा पुनर्बलन सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, सबसे ज़्यादा अच्छा है आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन उतना काम नहीं करेगा जितना आंशिक पुनर्बलन करेगा। तो ये बताते हैं कि भाई बच्चों को आंशिक पुनर्बलन देना चाहिए जिससे बच्चे अच्छा काम करें। इससे क्या होता है, वांछित जो अनुक्रिया होती है उसमें अधिक से अधिक वृद्धि होती है। तो यही हमारी स्किनर की जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेल आइकन को दबाओगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन नई वीडियो के मिल जाए। थैंक यू।